एक गांव चुड़ैल को काफी पसंद आ जाता है। क्या प्यारा गांव है। क्यों ना इसी गांव को अपना घर बना लूं? यहाँ तो खाने के लिए भी काफी आदमी मिल जाएंगे। फिर मुझे अपने बच्चे को भी तो ढूंढना है जो कि खो गया था। शायद वो इस गांव में मिल जाए। इस तरह वो चुड़ैल उस गांव में रुक जाती है। उसी गांव में विवेक नाम का एक आदमी अपनी बीवी रूपा और 2 बच्चों चिंकू और पिंकू के साथ रहता था। एक दिन चिंकू स्कूल से आता है और अपनी माँ रूपा से कहता है, माँ मुझे भी कंप्यूटर दिला दो। मेरी क्लास में सबके पास कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर के विषय में मुझसे ज्यादा अंक लाते हैं। ठीक है बेटा, रात में तेरे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। तभी पिंकू बोलता है, माँ इसे YouTube देखना है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। वैसे भी इसके जितने भी दोस्तों को जानता हूँ सब कंगले हैं। इस बात पर चिंकू और पिंकू लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ विवेक आ जाता है। फिर रूपा विवेक को सारी बात बताती है। देखो बेटा चिंकू, अभी हमारे हालात इतने ठीक नहीं कि मैं तुम्हें कंप्यूटर ला के दे सकूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर विवेक अपने कमरे में चला जाता है और रात में चुड़ैल भी खाने की तलाश में विवेक के घर आ जाती है। आज मेरा पहला शिकार है, इस गांव में मजा आ जाएगा। खूब चबा चबा कर खाऊंगी। वाह, सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। क्या रूपा, मेरे बच्चे ने इतने प्यार से कोई चीज मांगी और मैं उसे पूरा नहीं कर सका। मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मैं सुबह चिंकू को समझा दूंगी कि तुम कुछ समय बाद ला दोगे कंप्यूटर। वो बहुत समझदार है और मेरी बात मान जाता है। उन दोनों की बातें बाहर खड़ी चुड़ैल भी सुन रही होती है। तो ये बात है, क्यों ना मैं इसे एक कंप्यूटर दे दूं, फिर तो मजा ही आ जाएगा। इस पूरे गांव में एक भी कंप्यूटर नहीं है। सब कंप्यूटर देखने इसके घर आएंगे तो मैं कई लोगों को मार सकूंगी। अगले दिन सुबह विवेक अपनी बाइक पर जा रहा होता है कि तभी चुड़ैल अपने जादू से रास्ते में एक लैपटॉप गिरा देती है। विवेक की नजर उस पर पड़ती है। विवेक लैपटॉप के पास जाता है और उसे उठा लेता है। अरे वाह, ये तो नया लैपटॉप लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो कंप्यूटर के बारे में सोच रहा था, उन्होंने मुझे लैपटॉप ही दे दिया। वाह, सही कहा है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। वाह, मजा आ गया। फिर विवेक वो लैपटॉप उठा लाता है और अपने घर चला जाता है। अरे चिंकू पिंकू, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। अरे रूपा, तुम भी आओ, देखो पापा क्या लाए। विवेक चिंकू को लैपटॉप दे देता है। अरे वाह पापा, क्या बात है, आप तो दुनिया के सबसे प्यारे पापा हो। मैंने कंप्यूटर मांगा और आप लैपटॉप ले आए। वाह, मजा आ गया। अरे वाह, नया लैपटॉप, मजा आ गया। अब तो इस पर नई गेम खेलेंगे। वाह। ठेंगा, तेरे को तो मैं कभी नहीं दूंगा, वो वैसे भी मेरे लिए आया है। चुप करो, कुछ भी नया आए घर में बस लड़ने लग जाते हो। चलो अपने कमरे में लेकर जाओ इसको और दोनों मिलकर पढ़ाई करना इससे। चिंकू और पिंकू अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में रूपा और विवेक अपने कमरे में बातें करते हैं। अरे, आपने बताया नहीं ये लैपटॉप आपको कैसे मिला? आप तो कह रहे थे कि पैसे नहीं है, फिर कैसे लेकर आए इतना महंगा लैपटॉप? सच बोलो। अब तुम ही ना सवाल बहुत करती हो। अरे ये मेरे एक दोस्त ने दिया है, उसकी दुकान है और वैसे भी किश्तों में ले लेगा, बस वहीं से लाया हूँ। उधर रात में चिंकू को नींद नहीं आ रही होती। पापा भी क्या चीज है, क्या बढ़िया लैपटॉप लाए हैं। पिंकू की वजह से पहले मैं इसको ढंग से नहीं देख पाया, अब चेक कर लेता हूँ इसको ढंग से। लेकिन जैसे ही चिंकू लैपटॉप को चालू करता है, उसकी स्क्रीन पर उसी चुड़ैल का हंसता हुआ चेहरा आ जाता है। आओ चिंकू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इससे पहले चिंकू कुछ समझ पाता, चुड़ैल उसे लैपटॉप के अंदर खींच लेती है और लैपटॉप भी बंद हो जाता है। अगले दिन पिंकू सोकर उठता है, लेकिन उसे चिंकू कहीं दिखाई नहीं देता। वो बाहर आता है
और घर में देखता है, लेकिन पूरे घर में उसे चिंकू कहीं नहीं दिखाई देता। तभी रूपा आ जाती। अरे पिंकू, क्या ढूंढ रहे हो इधर उधर, क्या हुआ? माँ, मैं चिंकू को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन चिंकू उन दोनों को कहीं नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है। तभी विवेक भी आ जाता है और रूपा उसे भी पूरी बात बताती है। तूने ही कुछ बोला होगा, नहीं तो वो बेचारा क्यों ऐसे जाता? सब तेरी वजह से हुआ है। तू तो वैसे भी उससे बहुत लड़ता है, अगर चिंकू ना मिला तो तेरी खैर नहीं। ऐसा कहकर विवेक गुस्से में पिंकू को जोर से थप्पड़ मार देता है और उसे उसके कमरे में जाने के लिए बोलता है। पिंकू रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। तभी पिंकू की नजर उसी लैपटॉप पर पड़ती है। वो भी चिंकू की तरह उसको खोल देता है। खोलते ही चुड़ैल फिर से उसको भी लैपटॉप के अंदर खींच लेती है। मजा आ गया, एक एक कर मैं इसके सब घर वालों को अंदर खींच लेती हूँ, फिर अपने चुड़ैल लोक में ले जाकर मार दूंगी। इन दोनों बच्चों की बलि दे दूंगी। इधर लैपटॉप के अंदर दोनों चिंकू और पिंकू कैद हो जाते हैं। उधर अगले दिन सुबह पिंकू को कमरे में ना पाकर, तुम ज्यादा चाचा चौधरी बन रहे थे ना, अब मेरे दोनों बच्चे खो गए हैं, अब बताओ मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? बोलो, तुम्हारी डांट की वजह से ही मेरे दोनों बच्चे खो गए हैं, अब जाओ और उन्हें ढूंढ कर ले आओ, जाओ। विवेक रूपा को गुस्से में देखकर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप पिंकू को ढूंढने बाहर चला जाता है और रात को घर वापस आता है। रूपा चिंकू पिंकू के कमरे में बैठी होती है। रूपा, रूपा, मेरे दोनों बच्चे खो गए, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं इनको? जब से ये मनहूस लैपटॉप घर में आया है, तभी से मेरे बच्चे गायब हैं। मैं इस लैपटॉप को ही बाहर फेंक देता हूँ, हाँ, बाहर फेंक देता हूँ। लेकिन जैसे ही विवेक लैपटॉप की तरफ बढ़ता है, उस लैपटॉप में से धुआं उठने लगता है और चुड़ैल बाहर आ जाती है। तेरे लालच ने ही तेरे बच्चों को मेरी कैद में करवा रखा है, ना तू लालच करता और ना तेरे बच्चे मेरे जाल में फंसते। क्या मतलब? और कहाँ है मेरे बच्चे? और तुम किस लालच की बात कर रहे हो? बताओ मुझे। फिर चुड़ैल रूपा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रूपा को बहुत गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल जी, आप मुझे भी वहीं ले चलो जहाँ मेरे दोनों बच्चे कैद हैं। मुझे नहीं रहना इस नासमिटे के साथ जो इतना झूठ बोलता है। तुम क्या बोल रही हो रूपा? मैंने ये झूठ कोई अपने लिए थोड़ी बोला था, माफ कर दो मुझे। उनकी बातें सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों ये ड्रामा बंद करो और डरो मत, मैं तुम दोनों को भी वहीं लेकर जा रही हूँ जहाँ मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को कैद कर रखा है। फिर चुड़ैल विवेक और रूपा को भी वहीं लेकर चली जाती है जहाँ उसने चिंकू और पिंकू को कैद किया होता है। अरे वाह, आज तो अमावस की रात है। आज के दिन ही तो मुझे तुम्हारे दोनों बेटों की बलि देनी है, ताकि मैं अपने खोए हुए बच्चे का पता लगा सकूं। चुड़ैल जी, अगर आपको बलि देनी है तो मेरे छोटे बेटे की बलि दे दो और हमें भी मार डालो, लेकिन मेरे बड़े बेटे को छोड़ दो, वो किसी और की अमानत है। किसी और की अमानत है? मतलब क्या वो तेरा बेटा नहीं है? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। एक रात हम कहीं से जा रहे थे तो वो हमें रात में लोहा रोड में रोता हुआ मिला था। उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, बस वो तब से मेरे पास है। वो एक्सीडेंट तो मेरा हुआ था। मैं और मेरे पति अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने हमें कुचल दिया था। बस तब से मैं चुड़ैल बन गई और अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। आज मेरा बेटा मिल गया। फिर चुड़ैल चिंकू को अपने पास बुलाती है। आजा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन चिंकू रूपा से जाकर लिपट जाता है। ये देखकर चुड़ैल को रोना आ जाता है। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ यही है। वैसे भी तुम तो लोगों का खून पीती हो, तुम तो मारती हो, तुम गंदी हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ यही है। आज से चिंकू आपका ही बच्चा है रूपा बहन, इसका ख्याल रखना। मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो चारों अपने घर चले जाते हैं। धर्मपुर गांव के पास एक बस स्टैंड था।
जहाँ पर राजू नाम का लड़का रोज फूल बेचने के लिए जाया करता था। गांव से कुछ ही दूरी पर राजू का घर था, जहाँ पर उसने एक छोटा सा फूलों का बगीचा भी बना रखा था। रोज की तरह आज भी राजू फूलों से भरा हुआ टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। तभी बस स्टैंड पर लोगों से भरी हुई एक बस आकर रुकती है। राजू फूल बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल। तभी बस से सीमा नाम की लड़की नीचे उतरती है, जिसे देखकर राजू उनके पास जाता है और बोलता है, मैडम जी फूल लेंगी क्या? आज मेरे पास कई तरह के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल हैं। आप इन्हें अपने बालों में लगाएंगी तो और भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। सीमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो राजू से बोलती है, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये फूल, मैं तो तुम्हारे इन फूलों से कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। अरे मैडम जी ये लाल गुलाब अपने बालों में लगा कर तो देखिए, आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, नहीं चाहिए तुम्हारे ये बेकार से फूल। सीमा की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और सीमा से बोलते हैं, अरे मैडम जी क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देखो ना भाई, ये फूल वाला तो सुंदर लड़की देखकर मेरे पीछे ही पड़ गया है, कब से मुझे छेड़े जा रहा है। अरे मैडम जी ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो सिर्फ अपने फूल बेच रहा हूँ। देखो तो भाई कितना झूठ बोलता है ये फूल वाला। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग सीमा की बात सुनकर राजू को पीटने लगते हैं और राजू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक नदी के पास बैठकर रोने लगता है और बोलता है, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी सब लोगों ने मुझे बहुत मारा। ये सब उस घमंडी सुंदर लड़की की वजह से हुआ है। अगले दिन फिर राजू फूलों से भरा टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। कुछ लोग राजू से फूल खरीद लेते हैं। तभी सीमा अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आती है और राजू को देखकर अपनी सहेलियों से बोलती है, अरे देखो तो ये तो वही फूल वाला है जिसके बारे में मैंने तुम सबको बताया था, चलो आज जरा इससे मजे लेते हैं। सीमा और उसकी सहेलियां राजू के पास जाती हैं और राजू से बोलती हैं, अरे भाई फूल वाले, आज फूल नहीं बेचोगे? कल तो बड़ा फूल किए जा रहे थे, आज क्या हुआ? कल तो पीछे ही पड़ गए थे और आज देखो। अच्छा ये बताओ भाई कि तुम्हारे फूल ज्यादा सुंदर हैं या मैं? अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हारे सारे फूल खरीद लूंगी। अरे मैडम जी आप भी सुंदर हो और मेरे फूल भी। मेरी सुंदरता के आगे तेरे फूल तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आया सुंदर फूल बेचने वाला। ऐसा बोलकर सीमा और उसकी सहेलियां जोर जोर से राजू पर हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं और राजू उदास होकर वहां से चला जाता है और नदी के पास खड़ा होकर रोने लगता है। हे भगवान, इन सुंदर लड़कियों को अपनी सुंदरता पर कितना घमंड है, इन्होंने मेरा कितना मजाक बनाया है, इन लड़कियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी राजू का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने की वजह से राजू की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। अपना भूतिया रूप देखकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अब मैं उन सुंदर लड़कियों को नहीं छोड़ूंगा, बहुत घमंड है ना उन्हें अपनी सुंदरता पर। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सुबह भूत राजू के रूप में फूल बेचने के लिए बस स्टैंड पर जाता है। फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल। तभी वहाँ दो औरतें आती हैं। अरे भाई फूल तो बहुत सुंदर है, जरा लाल गुलाब तो देना। ये लीजिए मैडम जी, और हाँ आज कोई पैसे नहीं लूंगा, आज सभी सुंदर औरतों को मैं मुफ्त में फूल दूंगा। राजू की बात सुनकर वहाँ खड़ी और औरतें भी फूल लेने आ जाती हैं। राजू सभी औरतों को फूल दे देता है। तभी वहाँ सीमा और उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं। राजू सीमा से बोलता है, अरे मैडम जी आज तो फूल ले लीजिए, आज मैं सभी सुंदर लड़कियों को फूल मुफ्त में दे रहा हूँ, और आप तो वैसे भी बहुत ही सुंदर हो मैडम जी। अच्छा भाई, लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, चलो तो मुझे भी फूल दे ही दो। राजू सीमा को फूल देकर वहाँ से चला जाता है और जोर जोर से हंसने लगता
इतनी बेवकूफ है ये सब औरतें, इन्हें क्या पता ये मुफ्त के फूल इन औरतों का क्या हाल करने वाले हैं। अगले दिन सीमा का चेहरा काला और बेजान सा होने लगता है। उसकी सहेलियों और गांव की बाकी सुंदर औरतों का भी यही हाल होने लगता है। सीमा रोते हुए अपनी सहेलियों के पास जाती है और बोलती है, देखो ना बहन, मेरे सुंदर चेहरे का क्या हाल हो गया। तभी गांव की कुछ और औरतें भी वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे बहन, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं बल्कि हम सभी औरतों का चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया है। तभी सीमा को सब समझ में आने लगता है और वो बोलती है, अरे बहन, जब से हम सभी ने उस फूल वाले से मुफ्त में फूल लिए हैं तभी से हम सभी के चेहरे भी फूल की तरह ही मुरझा गए हैं। जैसे जैसे वो फूल मुरझा रहा है वैसे वैसे हमारे सुंदर चेहरे भी बदसूरत होते जा रहे हैं। अरे बहन, हमें ये सारी बात सरपंच जी को बतानी चाहिए, वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसा बोलकर सभी औरतें सरपंच जी के पास जाती हैं और सारी बात सरपंच जी को बताती हैं। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम सभी के साथ। ऐसा बोलकर सरपंच और गांव के कुछ लोग सीमा और बाकी औरतों के साथ राजू के घर जाते हैं और वहां भूत को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये क्या भला है यहाँ पर? ये डरावना भूत कहाँ से आ गया रे? कौन है वहाँ? अरे मर गए रे, ये भूत तो हमारी ही तरफ आ रहा है। तभी भूत वहां आ जाता है। सरपंच जी डरते हुए भूत से बोलते हैं, अरे भूत जी, हमें जाने दो, हम तो फूल वाले से मिलने आए थे, हमें क्या पता था कि आप यहाँ पर रहते हो। मैं ही हूँ फूल वाले राजू का भूत। बताओ तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये सब मैंने ही किया है। इन सुंदर औरतों को बदसूरत मैंने ही बनाया है। बहुत घमंड था ना इन औरतों को अपनी खूबसूरती पर। इसकी वजह से इन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। इन मैडम जी ने तो झूठ बोलकर मेरी पिटाई तक लगवा दी थी। अब आएगा मजा जब इनका सुंदर रूप सूखे हुए फूल की तरह मुरझा जाएगा। भूत जी, गलती सिर्फ मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इन सब औरतों को नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन औरतों के साथ मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। भूत जी, कृपया करके इन सबको छोड़ दो। गलती मेरी है, इसलिए तुम जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। तुम्हारे मजाक की वजह से आज मेरी ये हालत है। नदी में गिरने से मेरी मौत हो गई और मैं एक भूत बन गया। मेरी इच्छा है कि जैसे नदी में गिरने से मेरी मौत हुई है वैसे ही तुम भी नदी में कूद कर अपनी जान दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो? कल सुबह सभी नदी के पास पहुंच जाना। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। मुझे अब सुबह का इंतजार है। और अगर मैडम जी तुमने नदी में कूद कर अपनी जान नहीं दी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सरपंच जी सीमा से बोलते हैं, अरे बेटी, तुम अपनी जान नहीं दोगी। तभी सीमा सरपंच जी से बोलती है, सरपंच जी, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और उस डरावने भूत की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। अरे बहन, ये कैसे होगा? मैं तैरना जानती हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। और सुबह होते ही भूत और गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। भूत भाई, मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरे मरने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। ऐसा बोलकर सीमा नदी में कूद जाती है और पानी के अंदर तैरते हुए दूसरे किनारे बाहर निकल जाती है। भूत को लगता है कि सीमा अब मर चुकी है, वो बाहर नहीं आएगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भूत के जाते ही सभी औरतों को उनकी सुंदरता वापस